Assalamu alaikum everybody. My name is Dr. Saria Sahar Khan, your very own फैमिली फ़िज़िशियन। आज हमारा टॉपिक है आयरन के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आयरन क्या है, इसकी हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी एडिक्वेट इनटेक क्यों ज़रूरी है, अगर आयरन की सप्लीमेंट्स हम लेना चाहते हैं तो कौन सी सप्लीमेंट्स अच्छी है और कौन सी डोजेस में हमें लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को आयरन के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके हम आयरन के साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। देयर आर मैनी मोर क्वेश्चंस अबाउट आयरन कि बच्चों को आयरन देना चाहिए या नहीं, या फिर नेचुरल सोर्सेज आयरन के कौन कौन से हैं जो कि आप अपनी डाइट में शामिल करके आयरन की डेफिशिएंसी से जान छुड़ा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल आल्सो टच आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड द मेजर कॉज ऑफ इट इज़ न्यूट्रिशनल, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहली बात यह है कि आयरन एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है हीमोग्लोबिन। आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतनी अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई होगी टिश्यूज़ की। और हीमोग्लोबिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आयरन। जब तक बॉडी में एडिक्वेट आयरन नहीं होगा, एडिक्वेट हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोटीन है वो है मायोग्लोबिन, जो कि मसल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आयरन होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के, हमारे स्किन के, हमारे गम्स के, हमारी पूरी बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, आप ऐसा समझ लें कि जो बेस होती है जिसके ऊपर हमारी बॉडी बिल्डअप होती है, उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आयरन। जी, खुराक के ज़रिए हम आयरन कैसे ले सकते हैं? तो अगर आप नेचुरल तरीके से खुराक के ज़रिए आयरन को अपनी डाइट में बढ़ाना चाहते हैं तो आयरन के दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होता है हीम आयरन और दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। जो हमारे पास रेड मीट है, पोल्ट्री है, एग्स हैं और सी फूड है, इसके अंदर जो आयरन पाया जाता है उसको हम कहते हैं हीम आयरन। जो हमारी बॉडी है वो हीम आयरन को बहुत अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, और अगर हम हीम आयरन के साथ साथ विटामिन सी का इंटेक करें तो वो भी इसकी अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सो हमारी बॉडी में जो बहुत अच्छी अब्ज़ॉर्प्शन होती है वो हीम आयरन की होती है। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है आयरन का, जो दूसरी टाइप है आयरन की जो प्रेजेंट होती है डिफरेंट खानों में, वो है नॉन हीम आयरन। नॉन हीम आयरन जो है वो यूजुअली इट इज़ प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स, द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, द लेग्यूम्स, बीन्स एक्सेट्रा, जो कि नॉन मीट सोर्सेज हैं, जो कि वेजिटेरियन सोर्सेज हैं आयरन के, उसके अंदर नॉन हीम आयरन प्रेजेंट होता है। जो नॉन हीम आयरन है उसको हमारी बॉडी जो है वो एक बात ये है कि इतने अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब नहीं करती। उसकी अब्ज़ॉर्प्शन जो है, जो बायो अवेलेबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि आपने अगर 10 ग्राम हीम आयरन खाया है तो उसमें से कितना ग्राम अब्ज़ॉर्ब होगा, और 10 ग्राम नॉन हीम आयरन खाया है तो उसमें से कितना अब्ज़ॉर्ब होगा, ये जो इसका कंपैरेटिव वैल्यू है इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। सो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हमारी हीम आयरन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन हीम आयरन। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि नॉन हीम आयरन जो है जिन फूड्स में होता है उसके साथ कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं जिसको हम फाइटेट्स कहते हैं या फिर पॉलीफिनॉल्स कहते हैं। ये फाइटेट्स और पॉलीफिनॉल्स जिस फूड में होते हैं ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं, बिकॉज ये आयरन के साथ बाइंड करके उसको वेस्ट कर देते हैं। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आयरन कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और इसकी वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद हीम आयरन के सोर्सेज हैं। हीम आयरन के सोर्सेज मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। वो है रेड मीट, पोल्ट्री, एग्स, इसके अलावा होते हैं टोफू। जो ये हीम आयरन के सोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी होती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप हीम आयरन नहीं कंज्यूम कर सकते, यानी कि आप मीट सोर्स नहीं खाते, तो फिर मजबूरी है, फिर आपको नॉन हीम आयरन ही लेना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आप कुछ एहतियात कर सकते हैं कि जिससे उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। जब भी आप कोई नॉन हीम आयरन का सोर्स लें, उसके साथ कोशिश करें कि ऐसी चीज़ लें जिसके अंदर विटामिन सी हो। विटामिन सी
हमारा गावा में होता है, ऑरेंजेस में होता है, ग्रेप फ्रूट्स में होता है, जिसका थोड़ा सा तुर्श जायका होता है। ऐसे फ्रूट्स में विटामिन सी होता है। अगर आप विटामिन सी को उसके साथ कंज्यूम करेंगे ही नॉन हीम आयरन के साथ, तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगी। इफ़ यू वांट कि जितना आयरन आप अपने खाने में कंज्यूम कर रहे हैं वो सारा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और उसका फ़ायदा आपको हो, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने ना आजकल बड़ा फ़ैशन है कॉकटेल मील्स बनाने का। जी, स्मूदीज़ बना रहे हैं, स्पिनच को आप ग्राइंडर में डाल रहे हैं और उसकी योगर्ट और मिल्क के साथ स्मूदी बना रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। बिकॉज इसका जब भी आप कोई कैल्शियम का सोर्स और आयरन का सोर्स कंबाइन करते हैं तो उससे आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है, क्योंकि उस खाने के अंदर जो आयरन होता है और कैल्शियम होता है वो दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं और वो दोनों आपको जो है ना उसकी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है। सो बजाय इसके कि आप कॉकटेल मील्स बनाएं, उसके अंदर कैल्शियम भी डाल दें और आयरन भी डाल दें, आपको चाहिए कि आप स्मॉल पोर्शंस में मील्स लें। और स्पेशली जब आपके आयरन डिफिशिएंसी है तो आपको आयरन का सोर्स अलहदा यूज़ करना है और कैल्शियम का सोर्स सेपरेट यूज़ करना है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। जब आप आयरन का सोर्स ले रहे हैं तो उस वक्त आपने कैल्शियम का सोर्स नहीं लेना। जब भी आप आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो आपने ये ख्याल करना है कि उसके साथ आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसके अंदर ये दो कंपाउंड्स हो। एक है पॉलीफिनोल्स और दूसरी है फाइटेट्स। अब ये क्या चीज़ें हैं ये आप समझ लें कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। अगर आप पॉलीफिनोल्स या फाइटेट्स जिन चीज़ों में मौजूद होते हैं वो आयरन के साथ लेंगे तो आपको अपनी खुराक में मौजूद आयरन जो है उसको फ़ायदा नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको जो है आयरन की डिफिशिएंसी को ख़त्म करने में हेल्प नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉलीफिनोल्स और फाइटेट्स जो हैं जो फाइटेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास चॉकलेट में, कॉफ़ी में और टी में। जो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि खाना खाया या फिर नाश्ता करते हैं सुबह के टाइम, उसके अंदर वो आयरन सीरियल्स ले रहे होते हैं, साथ में वो उसके ब्लैक कॉफ़ी या चाय पी लेते हैं। तो अगर आप ब्लैक कॉफ़ी या चाय या फिर चॉकलेट जो है वो आप अगर खाने के साथ लेंगे तो वो आपके आयरन को बाइंड करके वेस्ट कर देगा। इसलिए कोशिश करें कि चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल आप खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद करें, ताकि आपकी खुराक में जितना भी आयरन है वो पहले अब्सॉर्ब हो जाए और चाय या कॉफ़ी जो है उसको वेस्ट नहीं कर सकें। अक्सर लोग जो हैं वो खाने के बाद मीठा पसंद करते हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो चॉकलेट ले लेते हैं या चॉकलेट केक लेते हैं या कोई भी चॉकलेट कंटेनिंग प्रोडक्ट ले लेते हैं। उसका भी ये नुकसान होता है कि आपके खाने के अंदर जो आयरन होता है वो उसकी इनहिबिशन हो जाती है और वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुराक में जो आयरन है वो जल्दी से सारा एब्जॉर्ब हो जाए तो आप उसके साथ विटामिन सी का सोर्स इस्तेमाल करेंगे। विटामिन सी जो है वो हमारे पास मौजूद होता है ऑरेंज में, ग्रेप फ्रूट में, स्ट्रॉबेरीज़ में, बेल पेपर्स, कीवी, सिट्रस एंड ब्रोकली। सो जब भी आप आयरन लें इसमें से कोई एक चीज़ आप सैलेड के तौर पे उसके साथ खाएं तो वो आपको हेल्प करेगी आयरन एब्जॉर्प्शन में। यूजुअली आप अपने लंच में स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर सकते हैं। आप अपने जो ब्रेकफास्ट है उसमें ऑरेंज जूस या ग्रेप फ्रूट जूस या कोई भी सिट्रस जूस ऐड कर सकते हैं, उससे आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है। अब हम बात करेंगे ऐसे लोग जिनको अपने आयरन इनटेक का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल बिकॉज दे आर एट अ रिस्क ऑफ आयरन डिफिशिएंसी। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं चिल्ड्रन हु आर इन द ग्रोथ ईयर्स एंड टीनेजर्स। जो टीनेजर्स हैं उनकी ग्रोथ का टाइम है, हार्मोनल चेंजेस का टाइम है, इसके अंदर उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली आयरन की, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि आयरन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी हार्मोन्स। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव एज की बच्चियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, होने वाली है या फिर वो प्रेग्नेंट हैं, उन सबको आयरन की अच्छे सोर्सेज की ज़रूरत है। इसके अलावा वो ख़वातीन या वो बच्चियां जिनकी माहवारी जो है वो बहुत ज़्यादा दिन के लिए आती है या फिर उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है इस वजह से ब्लड के साथ साथ आयरन लॉस भी होता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारी बॉडी में आयरन सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। तो हीमोग्लोबिन का जब लॉस होगा तो आयरन का भी लॉस होगा, इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए आपको एक अच्छा सोर्स आयरन का हमेशा साथ रखना चाहिए।
इसके अलावा वो लोग जो फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट करते हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत सवाब का काम करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन की वजह से आपको आयरन डिफिशिएंसी का रिस्क हो जाता है। इसलिए आपने उस आयरन को जो है वो साथ साथ रिप्लेनिश करना है। और इसके अलावा जो लोग GI डिसऑर्डर्स का शिकार रहते हैं, जिसको अमूमन डायरिया रहता है या IBS है या कोई भी आपको अपनी जो निज़ाम हज़म है उसके अंदर कोई मसला रहता है, तो उसकी वजह से भी आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसलिए आपको आयरन के अच्छे सोर्सेज अपनी खुराक में डेली इंक्लूड करने चाहिए। आयरन बॉडी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि जितना आयरन हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, और जो एक्सेस आयरन होता है उसको वेस्ट करने के बजाय वो एक्सेस आयरन हमारे लिवर में, हमारी स्प्लीन में और हमारी बोन मैरोज में सेव हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी की 3 स्टेजेस होती हैं: माइल्ड आयरन डेफिशिएंसी, बॉर्डरलाइन आयरन डेफिशिएंसी एंड मार्क्ड आयरन डेफिशिएंसी, या जो थर्ड और लास्ट स्टेज है उसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं। जब माइल्ड आयरन डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी में सब काम नॉर्मल चल रहा होता है, सब प्रोटीन्स में आयरन मौजूद होता है, ब्लड में भी आयरन की मिक़दार नॉर्मल होती है, लेकिन हमारी बॉडी के स्टोर्स ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जो हमारे जिगर में, स्प्लीन में या फिर हड्डियों में आयरन स्टोर था वो ख़त्म हो जाता है। नंबर 2 पे जो बॉर्डरलाइन आयरन डेफिशिएंसी है उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे खुलिये हैं, जो लाल रंग के खुलिये होते हैं हमारे खून में, वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में एक इमरजेंसी से लग जाती है। बॉडी को पता लग जाता है कि हमारा आयरन कम है, इसलिए वो ज़्यादा ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट कर देता है कि इसको ओवरकम किया जाए। और नंबर 3, जब हमारे पास आयरन की बिल्कुल डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारे पास हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम पेशेंट को बताते हैं कि आपके अंदर आयरन की कमी है, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट लेके आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हमारा हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है। सो आयरन की डेफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं। नंबर 1 होता है CBC से आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मिक़दार कितनी है, वो ठीक है, ज़्यादा है या कम है, या फिर उसके अंदर और भी कुछ वैल्यूज़ होते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये हीमोग्लोबिन जो है उसकी कमी आयरन की कमी की वजह से है या फिर कोई और रीज़न है। और दूसरा ब्लड टेस्ट जो है वो है सीरम फेरिटिन कॉन्सेंट्रेशन। जो सीरम फेरिटिन कॉन्सेंट्रेशन है वो एक बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी बॉडी के आयरन स्टोर्स जो हैं वो ठीक हैं या फिर आयरन जो स्टोर होना था वो ख़त्म हो चुका है। अभी तक हमारी हीमोग्लोबिन पे असर नहीं आया होता, लेकिन हमारी बॉडी के स्टोर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक टेस्ट है जो स्क्रीन करता है कि आया आगे चल के फ्यूचर में आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है या नहीं हो सकती। ये सीरम फेरिटिन कॉन्सेंट्रेशन जो है ये टेस्ट हर वक्त नहीं कराना, क्योंकि ये हर वक्त ठीक रिपोर्ट नहीं देता। ये आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि कौन सा टाइम सही है आपकी बॉडी के आयरन स्टोर्स को मेजर करने का। वैसे मैं आपको बता देती हूँ जनरली कि अगर आपने ये टेस्ट कराया और उसकी वैल्यू जो है वो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम है, तो इसका मतलब कि आयरन स्टोर्स जो हैं वो डिप्लीटेड हैं और वो कम होना शुरू हो गए हैं। और अगर इसकी मिक़दार जो है वो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम है, तो उसका मतलब है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया स्टार्ट हो गया है। अगर मदर की आयरन की कमी जो है वो पूरी कर दी जाए तो वो बच्चा जिसको वो दूध पिला रही है उसकी भी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। पहले 6 माह तक, क्योंकि आपने बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है और उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना। उसके अंदर ये आपने करना है कि जो मदर है वो आयरन सप्लीमेंट्स आराम से ले सकती हैं, या फिर वो अच्छे आयरन के सोर्सेज ले सकती हैं नेचुरली अपने आयरन को बिल्टअप करने के लिए। 6 महीने तक आपके बच्चों को कुछ भी आयरन की सोर्स से नेचुरल हो चाहे सप्लीमेंट्स हो वो देने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल की उम्र से लेकर 3 साल की उम्र तक आपको 7 मिलीग्राम आयरन की डेली ज़रूरत है। इसके अलावा 4 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक आपकी आयरन की जो डिमांड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ये ग्रोथ स्पर्ट के ईयर्स होते हैं और यहाँ पे आपके जो है अच्छी खासी ग्रोथ हो रही होती है, इसलिए आपको डेली जो है वो 10 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा 9 साल से लेकर 13 साल तक आपको डेली 8 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत है।
13 साल के बाद जब आपके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स को जो है वो बॉयज़ को आयरन की ज़रूरत होती है 9 मिलीग्राम डेली और गर्ल्स को ज़रूरत होती है 15 मिलीग्राम, क्योंकि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन के साथ उनके आयरन लॉस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमें उनके गुड आयरन सोर्सेज जो हैं वो उनकी फूड में इंक्लूड करने चाहिए। एक और मिथ आयरन के बारे में ये है कि आपने मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वो आयरन नहीं लेना, क्योंकि हमारे अक्सर जो नॉन डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये गर्म होता है और इससे मेंसेस ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, तो आपने जो है आयरन नहीं लेना। जबकि इसके बरअक्स मैं आपसे ये कहूँगी कि जब कोई बच्ची मेंस्ट्रुएट कर रही है उस वक्त उसकी बॉडी में से आयरन लॉस हो रहा है, उस वक्त उसको आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने जब किसी को भी आयरन सप्लीमेंटेशन देनी है, आपने मेंस्ट्रुएशन के दौरान उसको बंद नहीं करना, उसको जारी रखना है, बल्कि उस दौरान तो आपने उसको ज़रूर देना है। पाकिस्तान में हमारे पास जो है ना बच्चे आते हैं उसके अंदर आयरन डिफिशिएंसी होती है, वो न्यूट्रिशनल होती है। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि पुअर डाइटरी इनटेक होता है आयरन का। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह देखने में आई है वो ये है कि बच्चों की आंतों में पैरासाइट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कीड़े होते हैं उनके आंतों में, जो कि आयरन जो है वो खून चूसते हैं और सारा आयरन ले जाते हैं और बच्चे को आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि अगर बच्चों को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है तो वो कोई नॉन फूड आइटम खाना पसंद करते हैं। मतलब कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, कुछ दीवारों से चूना उतार के खाते हैं, कुछ चावल खाते हैं कच्चे, और इस तरह की जब बच्चे खाने की कोई जो ऐसी चीज़ जो कि अमूमन खाने की नहीं है लेकिन बच्चे उसको खा रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएँ। हो सकता है ये इस बात की इंडिकेशन हो कि उसको आयरन डिफिशिएंसी है, और यूजुअली जो टॉडलर ईयर्स होते हैं उसके अंदर आयरन डिफिशिएंसी की कॉज यही होती है कि बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। सो आयरन की सप्लीमेंटेशन के साथ साथ हम उनको कीड़ों की दवाई भी देते हैं, और WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से पाकिस्तान में ये कीड़े इस कदर आम हैं कि हर 6 माह बाद अगर बच्चे बड़े घर के सब अफराद ये जो कीड़े ख़त्म करने वाली दवाई है वो इस्तेमाल करते रहें तो इससे फ़ायदा होगा। इससे आयरन डिफिशिएंसी नहीं होगी, बच्चों की अच्छी ग्रोथ होगी और उनको जो है वो पाइका नहीं होगा। पाइका जो है वो इसी को कहते हैं कि जब बच्चे खाने के अलावा कोई और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खाने की। उम्मीद है कि आपको आयरन के ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, आप इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपके आयरन से रिलेटेड या उसकी सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड या सोर्सेज ऑफ आयरन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन, सो जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफाई हो जाए।